अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी बेटा मैं एक्सरसाइज 4.3 का लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। हमने लास्ट लेक्चर में 4.3 के अंदर इसकी पहली दो टाइप्स डिस्कस की। मैं थोड़ा सा उनका रिव्यू दे लूँ। बेटा पहली टाइप ये थी कि कुछ हिस्सा अंडर रूट के अंदर और कुछ हिस्सा अंडर रूट के बाहर वो सेम होगा। मैं मिसाल के तौर पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 3। तो आप बेटा गौर करें, अंडर रूट के अंदर ये वाला पार्ट और अंडर रूट के बाहर ये वाला पार्ट, दिस इज द सेम। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ टाइप 1। इसके 3 क्वेश्चंस हैं टाइप 1 के। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है और फिर क्वेश्चन नंबर 10 है। ये 3 सवाल टाइप 1 के हैं। टाइप 1 में बेटा मैंने फिर बता रहा हूँ, मे बी कुछ मेरा लेक्चर पहले स्टूडेंट्स ने, कोई नए आने वाले स्टूडेंट्स ने ना लिया। तो ये चीज़ क्या है, कुछ हिस्सा अंडर रूट के अंदर और कुछ हिस्सा अंडर रूट के बाहर हो और रेडिकल वैल्यू सिर्फ एक हो, ये एक रेडिकल वैल्यू है, तो वो सवाल हमेशा टाइप 1 का होगा। अच्छा, फिर बेटा हमने टाइप 2 की थी। टाइप 2 में क्या है, इसमें मैंने बोला था कि देयर विल बी 2 और 3 लीनियर रेडिकल फैक्टर्स, 2 या 3 लीनियर रेडिकल फैक्टर। अब लीनियर रेडिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, वो रेडिकल फैक्टर्स जिनमें अंडर रूट के अंदर वेरिएबल की पावर 1 हो। मिसाल के तौर पे मैं कोई एक रैंडमली क्वेश्चन लिख रहा हूँ, x प्लस 2 अंडर रूट x माइनस 1 अंडर रूट, उधर कोई रेडिकल फैक्टर ना हो, 2 भी हो सकते हैं और उधर भी एक कोई रेडिकल फैक्टर हो तो 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक टाइप 2 का क्वेश्चन है। इस तरह के इस टाइप के 3 क्वेश्चंस हैं 4.3 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। अच्छा बेटा, आपने 10th में इसी तरह की एक्सरसाइज की थी, लेकिन उसमें ये 3 टाइप्स थी जो 10th में आपने पढ़ी है। एक टाइप ये थी कि ax प्लस बी अंडर रूट, यहाँ पे फोकस करें, ax प्लस बी अंडर रूट इक्वल टू cx प्लस डी, यानी एक रेडिकल फैक्टर था, एक फ्री फ्रॉम रेडिकल था। ये आपकी एक टाइप थी। दूसरी टाइप आपकी ये थी कि इस तरह की लीनियर रेडिकल फैक्टर थे, ax प्लस बी cx प्लस डी इक्वल टू सम टर्म ex प्लस f। हेयर a b c d e f दीज आर रियल कॉन्स्टेंट्स। ये कांस्टेंट होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ये टाइप 2 थी, ये टाइप 1 थी, ये बेटा टाइप 2 थी आपकी। मैं 10th की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये बेटा आपकी टाइप 3 थी। टाइप 3 आपकी ये थी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू, यहाँ पे प्लस भी कर सकते हैं, इधर ही प्लस कर लें, या इक्वल टू वो उधर हो कोई वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। मतलब क्या था, सम कांस्टेंट भी इधर हो सकता है और 0 भी हो सकता है, सम कांस्टेंट। या यूं भी हो सकता है, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन उधर। ये टाइप 3 थी। इसकी आप याद करें, कुछ हिस्सा दोनों में सेम होता था। इसको आप लेट वाई करके इस टाइप में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व कर लेते थे। ये आपकी बेटा 10th में है। अच्छा, मैं ये बताता चलूँ, मैं ये बता रहा था कि ये टाइप हमारी फर्स्ट ईयर में नहीं है, 10th में है। ये टाइप है, ये टाइप है, इसका अभी मैंने एक मिसाल दी। और ये टाइप है हमारी इसी फर्स्ट ईयर की बुक में, लेकिन मैं इसको एक और तरीके से करा दूंगा, वो मैं जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपसे शेयर करूंगा। अब हम बेटा आते हैं फर्स्ट ईयर की टाइप 3, 4.3 एक्सरसाइज रेडिकल इक्वेशन। इसमें बेटा हम टाइप 3 पढ़ेंगे। व्हाट इज टाइप 3? पहले मैं बेटा इसकी निशानी यानी पहचान बता लूं। टाइप 3 में जो होता है, इसकी ये निशानी है कि वी हैव 2
और 3 रेडिकल फैक्टर्स। इसमें अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक रेडिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उन क्वाड्रेटिक रेडिकल फैक्टर के ज़रूर फैक्टर्स बन रहे होंगे, यानी उनकी फैक्टराइजेशन हो रही होगी। फ़र्क देख लें, टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चन में सिर्फ इतना फ़र्क है, यहां भी क्वाड्रेटिक रेडिकल फैक्टर्स होंगे, यहां भी क्वाड्रेटिक रेडिकल फैक्टर्स होंगे, लेकिन जो टाइप 3 के क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर जो क्वाड्रेटिक रेडिकल फैक्टर्स होंगे उनके बेटा ज़रूर श्योर शॉट है कि उनके फैक्टर्स बन रहे होंगे। अगर फैक्टर नहीं बन रहे होंगे तो वो सवाल टाइप 4 का होगा। अब इन दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, पहले मैं बेटा आपके साथ टाइप 3 के क्वेश्चंस की बात करूंगा कि बेटा मैं निशानियां आपको बता रहा हूं, लिख आप खुद लेना, आप मेरे लेक्चर को नोट खुद कर लेना, फिलहाल आप सिर्फ मेरे लेक्चर को सुने। आज हम इसी एक्सरसाइज के एक्सटेनियस रूट को थ्रू कैलकुलेटर चेक करेंगे कि हम देखेंगे कि ये वैल्यू जो है x की रूट जो आया है ये एक्सटेनियस रूट है या एक्चुअल रूट है, नॉन एक्सटेनियस रूट। आए जी इसके क्वेश्चंस बता लूं। इस एक्सरसाइज के अंदर बेटा इसके जो क्वेश्चन हैं वो हैं 7, 8 एंड 9। 6 क्वेश्चन इस टाइप का नहीं है, 7, 8 एंड 9। आए बेटा हम क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। इस एक्सरसाइज क्वेश्चन 7 है, मैं लिखूंगा क्वेश्चन, उसी के अंदर मैं बेटा आपको साथ गाइड भी करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा अंडर रूट ऑफ x² प्लस 2x माइनस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस 7x माइनस 8 दैट इज अंडर रूट ऑफ 5 इंटू x² प्लस 3x माइनस 4। अच्छा, मैंने बेटा थोड़ी देर पहले बोला है कि टाइप 3 के क्वेश्चंस की ये निशानी है कि इसके अंदर जो क्वाड्रेटिक रेडिकल फैक्टर्स होंगे, जो अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसके फैक्टराइजेशन ज़रूर हो रही होगी। आए ये आप रफ में कर लें या नीट में कर लें। यहाँ आपने साइड पर ये इक्वेशन लिखी, ये एक्सप्रेशन लिखा। अब इसके आप देखें बेटा ये इक्वल टू 0 नहीं लिखना, ये इसके अंदर फैक्टर है, एक्सप्रेशन है। तो इसको देखें कि क्या ये इसके फैक्टर बन रहे हैं क्वाड्रेटिक के। जी ज़रूर फैक्टर बन रहे हैं। 1 कोफिशिएंट है, उधर -3 है, 1 इंटू -3 मल्टीप्लाई किया -3। हमें बेटा ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि उनको हम ऐड करें तो -3 बने, और उनको हम मल्टीप्लाई करें तो -3 बने, उनको ऐड करें तो 2 बने, +2। तो वो बेटा ये दो फैक्टर हैं जी। मतलब मैंने ये मिड टर्म ब्रेक करनी है। इस टर्म को इन दो वैल्यूज के साथ x लिखकर इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो -3 बन रहा है, और इनको मैं ऐड करूं तो +2 बन रहा है। इट मीन ये जो हैं इसके फैक्टराइजेशन बन रही है, दैट इज -1 एंड 3। -3 के यहाँ जो फैक्टर बन रहे हैं इनको ऐड करूं तो ये +2 बन। तो शॉर्ट फॉर्म मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जब लीडिंग कॉफिशिएंट जो x² का कॉफिशिएंट है उसको लीडिंग कॉफिशिएंट कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर वो मेरा बेटा 1 हो तो जो भी आपके फैक्टर्स बन रहे हैं उनको डायरेक्ट लिख लें। लेकिन ये काम तब करना है जब क्वेश्चन बहुत लेंथी और उसके अंदर कोई ऐसा स्टेप बन रहा हो। लेकिन एक सवाल है ही बड़ा छोटा, वो है ही फैक्टराइजेशन का, तो उसमें ये जो मैं 2 स्टेप्स करूंगा उसमें ज़रूर करें। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन बहुत ही लेंथी है तो फिर ये 2 स्टेप्स जो मैं बताने लगा हूँ ये ना करना। x² प्लस 3x माइनस x -3। बेटा x लिया कॉमन, x + 3, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन मुझे चाहिए अंदर x + 3। तो देखिए यहाँ मैंने x लाना है, तो फिर मैं क्या कॉमन लूँगा, मैं -1 कॉमन लूँगा। तो यहाँ पे भी बेटा x, तो मेरे पास अब ये स्टेप बनने लगा है। मैं कह रहा था कि ये स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो ये बन रहा है x -1 इंटू x + 3। बेटा मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन बहुत लेंथी और उसके अंदर इस तरह की कोई फैक्टराइजेशन हो रही हो तो ये वाला स्टेप आप बेशक ना करें, डायरेक्ट इस स्टेप पर आ जाएं। ठीक है, जैसे मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन।
x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसके नंबर नहीं कटते, डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करेंगे। अब इधर मैं डायरेक्ट करूंगा, ये 1 और -8 बन रहा है, -8 के फैक्टर बनाएंगे, जिनको मल्टीप्लाई करें -8 बने और ऐड करें तो 7 +8 -7। मैंने नोट्स पर ना यूं मेंशन किया हुआ है फैक्टराइजेशन को, तो ये बेटा फैक्टर बन गए x +8 x -1। उस फैक्टर को उधर ही रहने दें, वो जो राइट साइड पे फैक्टर, बट इसके भी 5 को मल्टीप्लाई ना करें, वो लेंथी वैल्यू बन जाएगी। इसके भी अंदर फैक्टर बन रहे हैं, ये मैं यहां लिख रहा हूं, ये हमारा रफ वर्क होगा, अगर आप चाहें तो नीट में भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इधर आंसर में जो नीट में डायरेक्ट लिखना है, इसके बेटा वही बात है, इसके फैक्टर ये बन रहे हैं, मल्टीप्लाई करें तो -4 है, ऐड करें तो 3। तो ये बेटा x जो मर्जी फैक्टर पहले लिख लें, मल्टीप्लिकेशन में ये बात मैटर नहीं करती कि हमने किसके फैक्टर को पहले लिख लिया। अच्छा, मैं अब वो जुमला बोलूंगा जो मैंने टाइप 3 के क्वेश्चन में शुरू में बोलना था, लेकिन मैंने खुद ये जुमला रोक के रखा कि जब क्वेश्चन के अंदर ये बात आएगी तो उस वक्त ये जुमला बोलने से आपको और अच्छी समझ आएगी। पहली बात मैंने ये बोली कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर शोर शॉर्ट फैक्टराइजेशन हो रही होगी। सेकंड इज, जो फैक्टर्स बन रहे हैं देयर इज अ सम फैक्टर कॉमन, कोई एक फैक्टर जरूर कॉमन आ रहा है, चेक कर लें। दिस इज द कॉमन फैक्टर x -1 x -1 x -1। तो मैंने इस फैक्टर को कॉमन लेना। याद रखें, जब कोई कॉमन वैल्यू कांस्टेंट नंबर हो तो उसको डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड। बड़ा कीमती जुमला है। अगर कोई कॉमन वैल्यू कांस्टेंट नंबर हो तो उस कांस्टेंट नंबर को दोनों साइड्स पर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कॉमन वैल्यू में वेरिएबल भी आ रहा हो तो फिर नहीं डिवाइड करना। मैं इसको यहीं पे अलग से समझाता हूं, इस तरह बेटा जूम करना। फर्ज कर लो ये एक क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ बच्चों से ये मिस्टेक होती है, अब x कॉमन आ रहा है और मैं x को कॉमन लेने की बजाय डिवाइड कर रहा हूं, ये गलती कर रहा हूं। डिवाइडिंग x बोथ साइड, कॉमन लेकर डिवाइड कर दें या डायरेक्ट डिवाइड कर लें। भाई, जब किसी इक्वेशन को वेरिएबल पे डिवाइड करते हैं तो उसका जितनी पावर पे डिवाइड कर रहे होते हैं उतने रूट्स गायब हो जाते हैं। मैंने x पे डिवाइड किया, इट मीन इसका एक रूट एलिमिनेट कर रहा हूं, ये गलत स्टेप है। जब भी किसी इक्वेशन को वेरिएबल पे डिवाइड करेंगे तो रूट्स की तादाद कम हो जाएगी, इसलिए इसका एक रूट मुझे मिलना ही नहीं है। ये मेथड गलत है। सही तरीकाकार क्या था, यहां से मुझे चाहिए था मैं x कॉमन लेता, अब x को अलग 0 लेंगे, x +3 को अलग 0 लेंगे, ये सही मेथड है। अच्छा, अब 1 मिनट रुकिएगा, ये सही मेथड है। यहां से मुझे 2 रूट्स आएंगे, मिलेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, अब मैं एक और बात समझाता हूं यहीं पे। फर्ज कर लो ये एक इक्वेशन है, 7x² - 14 = 0। यहां से बेटा 7 कॉमन आ रहा है, वेरिएबल नहीं कॉमन आ रहा। आप 7 पे डिवाइड कर दें तो रूट्स की तादाद पे असर नहीं पड़ेगा, कॉमन लेकर डिवाइड कर दें या डायरेक्ट डिवाइड कर दें। तो x² - 2, अब आगे सॉल्व कर लें, √2 को उधर ले जाएं और √ ले लें। अच्छा, मैं अब एक और एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें वेरिएबल भी कॉमन आएगा, कांस्टेंट भी कॉमन आएगा। मसलन यही क्वेश्चन है, मैं इसको यूं लिख रहा हूं। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 7 पे डिवाइड कर लें या 7x कॉमन ले लें। लेट 7x कॉमन लिया, x - 2। अब 7x को अलग 0 पुट करें, x - 2 को अलग 0 पुट करें। यहां से अब 7 को डिवाइड करें 0/7, तो बेटा मेरे पास एक रूट 0 आ गया, मेरे पास एक रूट 0 आ गया। जितनी वेरिएबल की पावर होती है, याद रखें किसी इक्वेशन में जितनी वेरिएबल की पावर होती है उस इक्वेशन के अंदर उतने रूट्स निकलते हैं। लेकिन मैंने इसको x पे डिवाइड किया,
जब मैंने इसको x पे डिवाइड किया तो एक रूट वैसे ही एलिमिनेट हो गया, एक रूट वैसे ही डिस्कार्ड कर रहा हूं, जो कि गलती है। यहां पे देखें अब 2 रूट्स जरूर मिलने चाहिए, तो 0 पे ये एक रूट बना और इधर से बेटा एक रूट ये बना। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को मैं डिवाइडिंग, उसी तरह डिवाइडिंग 7x बोथ साइड कर लेता तो वो मेरा स्टेप गलत था। यही बात इधर देखें बेटा, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइडिंग x माइनस 1 अंडर रूट बोथ साइड करता तो एक रूट मेरा गायब हो जाना था। जब वेरिएबल दोनों साइड पर कॉमन आ रहा हो या एक साइड पर कॉमन आ रहा हो तो उस वेरिएबल को डिवाइड ना करें, उस वेरिएबल वाले फैक्टर को कॉमन लेकर अलग से 0 पुट करें। दैट्स वाई इसको मैं लेफ्ट साइड पर ला रहा हूं, इसको मैं लेफ्ट साइड पर ला रहा हूं। मैंने बेटा x माइनस 1 अंडर रूट कॉमन लेना है, तो इसलिए अब मैंने वजाहत कर दी मेरे इस स्टेप की। कई मेरे बेटे और बेटियां ये सोच सकते थे कि यूं भी तो किया जा सकता, तो उस सवाल का एडवांस में मैं जवाब दे रहा हूं आपको ऑलरेडी ये चीज। तो देखें मैंने अब कॉमन लाना है, तो इस फैक्टर को लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा हूं मैं। x प्लस 3 अंडर रूट x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 1, और ये बेटा इधर आके -5 टाइम x माइनस 1 x प्लस 4 फुल अंडर रूट इक्वल टू राइट साइड पर 0 हो जाएगा। प्लीज नोट दैट x माइनस 1 अंडर रूट एंड x माइनस 1 अंडर रूट, ये फैक्टर सब में कॉमन है, तो टेकिंग अंडर रूट x माइनस 1 एज कॉमन। बेटा मेरे नोट्स पर ये चीज़ मेंशन है, एक सवाल मैंने किया, कुछ क्वेश्चन मैंने सिमिलर क्वेश्चन ट्राई फॉर योर सेल्फ लिखे हुए हैं, तो वो खुद कर लें। लेकिन अगर आप नोट्स लेंगे तो आपको ये है कि इन दिनों में फिर टीचर चूँकि सामने होता नहीं, जो सवाल आपके रह जाते हैं वो फिर आपसे अगर ना हो सकें तो ये नोट्स आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको नोट्स लेने हों तो कॉलेज से ही आप आकर अरशद साहब से ले सकते हैं, वरना आप कोई भी की बुक ले लें। मकसद ये है कि की बुक लेने से उसमें जो मेथड्स हैं, कई मुश्किल क्वेश्चन मेथड किए हुए हैं उनको, और कोई स्टेप्स बहुत ज़्यादा उन्होंने बीच में छोड़े होते हैं। मेरे नोट्स में ये है कि वही चीज़ें डिटेल में होती हैं। x प्लस 3 अंडर रूट x प्लस 8 अंडर रूट -5 इंटू एक्स प्लस 4 अंडर रूट, ये x प्लस 4 है, इक्वल टू 0। अब देखो ये एक फैक्टर अलग है और ये पूरा एक फैक्टर अलग है, तो इन दोनों को मैं अलग अलग मेरा बेटा 0 पुट करूंगा। यहां से बाकी हिस्सा मैं इस तरफ कर रहा हूं। हेयर वी हैव x माइनस 1 अंडर रूट एंड और x प्लस 3 प्लस x प्लस 8 -5 टाइम x प्लस 4, ये एक अलग है। पहले आप इसको सॉल्व कर लें। दिस इज द रेडिकल फैक्टर, राइट साइड पे 0 है या कोई कांस्टेंट हो तो यहां क्या करना है, स्केयर बोथ साइड्स। तो बेटा इसको सॉल्व कर लें, स्केयरिंग बोथ साइड। x माइनस 1 अंडर रूट स्केयर गया, इधर स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक रूट आ गया 1 हमारा, उस इक्वेशन का एक रूट ये आ गया। बट अब ये 3 अंडर रूट हैं, जब एक साइड पर 3 अंडर रूट हों तो उनमें से किसी एक रेडिकल फैक्टर को दूसरी साइड ले जाएं, तो 3 अंडर रूट हैं, तो मैं इस फैक्टर को दोबारा राइट साइड पर लेकर जा रहा हूं। हेयर वी हैव, ये उधर जाके फिर प्लस हो जाएगा x प्लस 4 अंडर रूट। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ टाइप 2, जो लास्ट मेरा लेक्चर था, लीनियर रेडिकल फैक्टर। इसको बेटा हम क्या करेंगे, 2 टाइम स्केयर करके सॉल्व करेंगे। दिस इज द टाइप 2, स्केयरिंग बोथ साइड। यहां से भी मुझे रूट्स मिलेंगे। मैंने ये बात लास्ट लेक्चर में भी की थी, अब भी कर रहा हूं। स्केयरिंग बोथ साइड का मतलब है इस पूरी लेफ्ट साइड का स्केयर करें और इधर भी पूरी राइट साइड का स्केयर करें।
कई स्टूडेंट क्या करते हैं, स्केयरिंग लिखते स्केयरिंग बोथ साइड है, बट इसका अलग स्केयर कर लेते हैं, इसका अलग स्केयर कर लेते हैं, वो फिर क्या है, स्केयरिंग टर्म बाय टर्म। लेकिन यहां हमने क्या करना है, स्केयरिंग बोथ साइड। ऐसा नहीं कर सकते स्केयरिंग टर्म बाय टर्म। जब किसी चीज का अंडर रूट लेते हैं तो टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, जब किसी चीज का स्केयर लेते हैं तो टेकिंग स्केयर बोथ साइड, तो वो पूरी लेफ्ट साइड या पूरी राइट साइड का वो क्या है, वो स्केयर बन जाता है। तो ये जो है यहां पे बेटा स्केयर लिखा मैंने। अब इस पर a प्लस बी होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab इक्वल टू, ये बेटा मेरे पास वैल्यू बनी 5 और अंडर रूट एक्स प्लस 4, तो वो अंडर रूट कट जाता है जी। यहाँ बेटा स्केयरिंग बोथ साइड्स किया हमने। जब ये स्केयर लिया तो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों का स्केयर। अब इसके बाद बेटा इन स्केयर्स को ओपन करना है, a प्लस बी होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab इक्वल टू, ये राइट साइड पूरी का स्केयर है तो स्केयर और अंडर रूट ये मेरा बेटा कट जाएंगे, राइट साइड मेरे पास ये बनी। ये मैंने थोड़ा सा लाइन बनाई है कि वो पोर्शन अलग रहे। अब क्या है बेटा, ये भी स्केयर अंडर रूट कट गया, ये भी स्केयर अंडर रूट कट गया, तो मैंने ब्रैकेट नहीं बनाई, अगर आपने ब्रैकेट डालनी हो तो डाल सकते हैं। ये चीज़ है प्लस 2ab, ये मैंने इकट्ठा अंडर रूट कर लिया और अगले स्टेप में मैंने मल्टीप्लाई करना, और इधर बेटा ये 5x प्लस 20 मल्टीप्लाई कर लिया, 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 4 20। अच्छा बेटा अंडर रूट के अंदर मेरे पास ये दो फैक्टर हैं, यहाँ पे गौर करना बेटा, मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा। जब मेरे पास दो फैक्टर होते हैं और मैंने उनको मल्टीप्लाई करना होता है तो पहली टर्म आगे दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, x इन दोनों के साथ। पेपर में आपने ये एरोज नहीं बनाने, मैं जब कोई टर्म मूव करता हूँ लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, मैं एरो बनाता हूँ, मैं आप लोगों को समझाने के लिए। पेपर में आपकी मर्जी है ये एरोज बनाएं या ना बनाएं, बेहतर है ना बनाएं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x, नो सिमिलरली 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3x प्लस 24 इक्वल टू दिस वन। बेटा मेरी बात एक सुन लें, जब किसी इक्वेशन में एक अंडर रूट रह जाए तो उस अंडर रूट के साथ बाकी जो भी टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड पर मूव करवाना है, क्योंकि वी वांट रेडिकल पोर्शन आइसोलेट, we want the radical portion to one side, all other factor on other side. So that's why to isolate this radical factor we move all other terms with this factor on right hand side. So we move 2x and 11 on the other side. So 2x और 11 उधर जाकर शिफ्ट किए मैंने, उधर जाके ये -2x प्लस 11 था, उधर जाके -11 हो जाएगा, और 2x प्लस का था -2। ये बेटा बाकी चीज़ ये है, ये वो पोर्शन है जो उस सवाल का अलग से था जहाँ एक रूट हमने निकाला, इसका बाकी हिस्सा यहाँ पे है मेरा बेटा। अब आप यहाँ पे तवज्जो करेंगे बेटा, बड़ी तवज्जो से रहना है, गौर से समझना है हर बात को बेटा। मैंने कंसेप्ट देना है आपको, ये कंसेप्ट आपका ना सिर्फ आपकी फेडरल बोर्ड के पेपर में सपोर्ट करेगा बल्कि आपको इंजीनियरिंग के एंटी टेस्ट में बहुत ज़्यादा कंसेप्ट ही सपोर्ट करता है। याद रखें, चाहे मेडिकल के स्टूडेंट्स हों चाहे इंजीनियरिंग के, अगर उनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, नंबर जितने मर्जी हों, तो बेटा आगे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेजेस में एंटी टेस्ट होता है, वहाँ पे फिल्टर लग जाता है। फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं वही चीज़ें क्लियर करते हैं, एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे बेटा अगेन स्केयर करना है। मैं एक बात यहाँ पे समझाऊंगा इस जगह पे, लेट यहाँ पे बेटा 2 की बजाय 3 होता तो ये 3 राइट साइड को पूरा डिवाइड कर रहे, तो मैं इस कोफिशिएंट को डिवाइड करता उधर, लेकिन इस वक्त बेटा 2 है, 2 उधर मूव करने से, डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि वैल्यू फ्रैक्शन में बनती है। तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू से बचना है, आपने ये कोशिश करनी है कि मेरे पास जो है वो कोशेंट फॉर्म ना बने। कोशेंट फॉर्म या फ्रैक्शन फॉर्म को जब आप आगे सॉल्व करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। दैट्स वाई इस 2 को मैंने इधर रहने दिया है। अगर ये 2 उधर पूरा डिवाइड करता तो फिर ले जाता मैं। अगेन स्केयरिंग बोथ साइड। रिकॉल करें बेटा, 1 मिनट इधर आप जूम करें। दिस इज द टाइप 2। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था लीनियर रेडिकल फैक्टर 2 हों या 3 हों
तो उनमें हमने बेटा क्या करना है, वी स्क्वायर इन सच प्रॉब्लम वी स्क्वायर 2 टाइम इन डिफरेंट स्टेप्स, मुख्तलिफ स्टेप्स में जाकर हमने स्टेजेस में जाकर 2 बार स्क्वायर करना होता है। तो एक स्क्वायर यहां पे हो रहा है, लेकिन जब दूसरी बार स्क्वायर करना है तो रेडिकल टर्म एक साइड पर रहे, बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड पर चली जाएं। अब अगेन स्क्वायरिंग, ताकि मेरे पास अंडर रूट खत्म हो जाए, अंडर रूट वैनिश हो जाए, मुझे टोटली फ्री फ्रॉम रेडिकल इक्वेशन मिले। नाउ दिस इज द इक्वेशन विच इज टोटली फ्री फ्रॉम रेडिकल। ऑल टर्म्स राइट साइड वाली को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं। नाउ टेकिंग -5 कांस्टेंट कॉमन आया, -5 को डिवाइड कर लिया, 0 डिवाइडेड बाई -5 वो 0 बना। नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बना लो या क्वाड्रेटिक फार्मूला बना लो। कई स्टूडेंट्स को फैक्टर बनाने में प्रॉब्लम पेश आती है, तो मैं कैलकुलेटर से फैक्टर बनाने भी समझा दूंगा, वो एक अलग, या फिर आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। ये बेटा 2 सोल्यूशन ये आए हैं, इनमें ये सोल्यूशन रिपीट हो रहा है, तो इनमें से हमने फिर एक वैल्यू रखनी है। लेकिन अब इन 2 वैल्यूज में से हमने अभी ये देखना है कि विच वन रूट इज एक्सटेनियस रूट। मैं आज अपने लेक्चर के इख्तिताम पर बेटा आपको कैलकुलेटर से एक्सटेनियस रूट फाइंड आउट करने का शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद। तो टाइप 3 के क्वेश्चंस 3 हैं। निशानी या पहचान क्या है? देयर विल बी 2 और 3 क्वाड्रेटिक रेडिकल फैक्टर्स, और अगली निशानी यह है कि उनके फैक्टर्स बन रहे होंगे। समथिंग शुड बी कॉमन, उसको अलग से कॉमन लिया। रिमेनिंग पार्ट डेफिनेटली वो हमारा टाइप 2 यानी लीनियर रेडिकल का होगा। इसको 2 बार स्क्वायर करके यहाँ से भी सोल्यूशन मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा। फिर हम देखेंगे विच वन इज द एक्सटेनियस रूट एंड विच वन इज द नॉन एक्सटेनियस रूट। बेटा इस एक्सरसाइज की लास्ट टाइप 4, इसके पहले मैं बता लूं क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। ये बेटा एक्सरसाइज 4.3, इसका क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड पीछे एक और भी क्वेश्चन है 6। दीज आर 3 क्वेश्चंस ऑफ टाइप 4। टाइप 4 के क्वेश्चंस की निशानी या पहचान क्या है, मैं बेटा बताता चलूं। इस टाइप में सिर्फ 2 रेडिकल फैक्टर होंगे, क्वाड्रेटिक रेडिकल फैक्टर। टाइप 3 में 3 और टाइप 4 में 2 रेडिकल फैक्टर, ये भी फर्क है। टाइप 3 के क्वेश्चन में और टाइप 4 के क्वेश्चन में, टाइप 3 में फैक्टर्स जो भी क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे उनके ज़रूर फैक्टराइजेशन हो रही होगी, और टाइप 4 में जो क्वेश्चंस हैं उनकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही होगी। ठीक है, ये निशानी या फ़र्क है। अब सॉल्व कैसे करते हैं, मैं क्वेश्चन के अंदर उसके सलूशन का तरीक़ाकार बताता जाऊंगा। बेटा क्वेश्चन 11 शुरू कर रहा हूं मैं। 4.3 एक्सरसाइज है। अंडर रूट ऑफ 3x² - 2x + 9 प्लस अंडर रूट ऑफ 3x² - 2x - 4 = 30। बेटा मैं हर क्वेश्चन का बाकी टाइप से कंपैरिजन भी करा रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अच्छा, ये मेरे पास फर्ज कर लो पेपर में सवाल आ गया, कोई स्टूडेंट कहता है कि जी पता नहीं ये किस टाइप का सवाल है, जरा देखें कंपैरिजन करें। टाइप 1 का ये सवाल नहीं है। क्यों? टाइप 1 ये थी कुछ हिस्सा अंडर रूट के अंदर, कुछ हिस्सा अंडर रूट के बाहर सेम हो, ऐसी सिचुएशन नहीं आ रही। और टाइप 1 में ये भी था कि उसमें सिंगल रेडिकल फैक्टर होता है, यहां पे 2 रेडिकल फैक्टर हैं। सो दिस क्वेश्चन इज नॉट ऑफ टाइप 2, टाइप 1। टाइप 2 में आए, लीनियर रेडिकल फैक्टर होते हैं वहां पे, यहां तो लीनियर रेडिकल फैक्टर नहीं है। लीनियर रेडिकल फैक्टर मीन रेडिकल के अंदर x या y जो भी वेरिएबल होगा क्वेश्चन में उसकी पावर 1 हो, ये वो भी टाइप नहीं है। टाइप 3 एंड टाइप 4,
टाइप 3 में भी क्वाड्रेटिक रेडिकल फैक्टर हैं, टाइप 4 में भी क्वाड्रेटिक रेडिकल फैक्टर हैं, लेकिन टाइप 3 या टाइप 4 का मेन जो डिफरेंस है क्वेश्चन में, उसके फैक्टर बनेंगे, इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। देख लें इसके फैक्टराइजेशन नॉट पॉसिबल। अच्छा, आपने, मैंने आज आते साथ कहा था, आपने 10th में एक ऐसी टाइप पढ़ी है, लेकिन अगर उसमें हम क्या करते थे, मैं थोड़ा सा आपको 10th का रिकॉल करवा लूं। आपने बेटा ये चीज़ को लेट वाई करते थे, इस सवाल को भी उस मेथड से कर सकते हैं, लेकिन बेटा जो अगले 1-2 सवाल हैं 11 और 6 ये इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन 12 जो है वो इस मेथड से नहीं होगा जो आपने 10th में किया। यूं फिर 5 टाइप्स हो जानी थी, इसलिए मैंने जो आपने 10th में टाइप की थी, मैं इसको उस मेथड की बजाय सिर्फ टोटल 4 टाइप्स रख कर करा रहा हूं। अगर मैं इसको 10th वाले मेथड से कराऊंगा तो वो भी ठीक है, लेकिन फिर बेटा ये 12 क्वेश्चन अलग से एक टाइप बन जाएगा, यूं टोटल फिर 5 टाइप्स हो जानी थी। इसलिए मैं आपको 10th वाले से हटकर इन तीनों क्वेश्चन को एक ही मेथड से करा रहा हूं, ताकि ज़्यादा टाइप्स ना बने, वरना आप इसको उन मेथड से भी, 11 और 6 को उन मेथड से भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आए जी, हमने क्या करना है, मैं पहले ये बोल लूँ, फिर हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व भी करेंगे। इस पूरे एक्सप्रेशन को आपने कोई नाम देकर उधर छोड़ देना है, लेट ए नाम दे दिया, और नीचे आपने अलग से लेट करना है, वो गिवन इक्वेशन है उसको ए नाम देकर छोड़ दिया, और अलग से लेट किया 3x² - 2x + 9 = a and 3x² - 2x - 5 = b। अच्छा, अब इनको वापस उसमें पुट करना है। मैं यहाँ पे जब भी हम अपनी तरफ से कोई इक्वेशन लेट करते हैं तो उनको नाम दे देना है, क्योंकि उस चीज़ ने वापस गिवन इक्वेशन में पुट होना होता है, तो इक्वेशन 1 2 नाम दिया। नाउ गो बैक इन द गिवन इक्वेशन, पुट इक्वेशन 1 and 2 इन a। जी, यही बात मैं इधर लिख रहा हूँ, पुट इक्वेशन 1 and 2 इन a। We have a implies that। अब बेटा a मेरे पास बनेगी, ये जो गिवन इक्वेशन है, a प्लस, यहाँ प्लस हो तो प्लस डाल जाता है, यहाँ माइनस हो तो फिर माइनस डाल जाना था यहाँ, तो ये बेटा बनी वो चीज़ एज इट इज़। लेट दिस इज इक्वेशन b है। अच्छा, अब क्या करना है, वापस इन्हीं 2 इक्वेशंस पर आकर इनको हमेशा स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड क्यों नहीं करना, मैं इसकी वजह क्वेश्चन के अंदर बताता हूं। स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग देम, उनको फिर सब्ट्रैक्ट भी किया। इन 2 वैल्यूज़ को, इन 2 इक्वेशंस को गिवन में पुट किया, हमें एक ये इक्वेशन मिली। ये हमारे पास a + b में भी हो सकती और a - b में, यहाँ प्लस होगा तो फिर a + b में बनेगी, यहाँ माइनस होगा तो a - b में बनेगी। अब वापस इन 2 इक्वेशंस को हमने हमेशा स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना है। मैं बताऊंगा वजह सब्ट्रैक्ट करने की। स्क्वायर किया, स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग, अंडर रूट गया, a² बन गया, इसका अंडर रूट² कैंसिल हुआ तो b² बना, और सब्ट्रैक्ट ही करना है, मैं वजह बताता हूँ। तो ये बेटा सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होंगे, इसमें से ये 2 काट रही हैं, ये वाली 2 वैल्यू, ये इत्तेफाक है कि ये काट रही हैं, ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा कटें, ये 2 काट रही हैं। लेफ्ट पे 13, राइट पे a² - b²। अब मैं बेटा वो रीज़न बताने लगा हूँ कि हमने हमेशा इन 2 इक्वेशंस को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट ही करना है। क्यों, मेरे पास a² - b² बने, वो क्यों, जब मेरे पास a² - b² बनेगी वैल्यू, तो उस पर हमेशा मैंने ये फार्मूला लगाना है। इसके फार्मूले के लगाने से फ़ायदा क्या होगा बेटा, इसमें हमेशा इन 2 में से एक वैल्यू ये वाली यूज़ होनी है, चाहे यहाँ a + b हो तो a + b की जगह 13 लिखूंगा, चाहे यहाँ a - b होता तो फिर मैं a - b की जगह 13 लिखता। फिलहाल यहाँ a + b की जगह 13 लिखा, यानी मेरे पास ये चीज़, गौर करें, ये 13 बन रहा है, इसकी जगह 13 आ रहा है,
ठीक है, तो मेरे पास जो है a माइनस बी। अब यहाँ पे भी मैं एक बात बताता हूँ, कई स्टूडेंट्स ये 13 मल्टीप्लाई हो रहा है तो लाजमन डिवाइड होगा, कई स्टूडेंट्स इसको उधर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट तब होना था जब बेटा ऐसी सिचुएशन होती, यहाँ पे मेरा बेटा प्लस होता तो 13 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होता, फिर 0 बचता। इस वक्त ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 13 की जगह a प्लस बी की जगह 13 लिखा, 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड। अब ये काट कर 1 लिखा जाएगा, 0 नहीं लिखा जाएगा। अब मेरे पास दो अपोजिट इक्वेशंस बनी है, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी इसमें साइन प्लस है तो इसमें साइन जैसे कॉन्जुगेट होता है। तो ये मेरा मकसद था कि यहाँ अगर a प्लस बी है तो यहाँ a माइनस बी बनेगा, यहाँ अगर a माइनस बी होता तो फिर मेरे पास a माइनस बी की जगह मैं वैल्यू लिखता और मेरे पास a प्लस बी बचता। अब मुझे करना क्या है, याद रखें जब भी किसी क्वेश्चन में हम लेट करके यहाँ कोई और अपनी तरफ से वेरिएबल लाते हैं तो उस वेरिएबल की वैल्यू निकालना मकसूद होता है। उसी क्वेश्चन में हमने वो वैल्यू निकालनी होती है, फाइंड आउट करनी है। तो अब मैं फौरन इन दो इक्वेशंस को यूज करते हुए बी एंड सी को ऐड ही करूंगा, क्योंकि ये प्लस और माइनस में है, ऐड करूंगा तो ये बेटा कट जाएंगी। वी हैव हेयर 2a, 2 को डिवाइड किया, a की वैल्यू 7 है। अब इस a की वैल्यू को मैं इसमें पुट करूंगा, वो जो a की वैल्यू है पुट इन इक्वेशन में। मुझे b मिलता तो मैं इसमें कर लेता, अगर आप ऐड की बजाय सब्ट्रैक्ट करें तो b मिलेगा, या a निकाल लो या b। हमारा मकसद a b दोनों से भी सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन a निकाल लें और सॉल्व कर लें। a मिल गया, a को इसमें पुट किया, इसमें फिर अंडर रूट स्क्वायर किया, राइट साइड को 0 बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इधर आएगा। यहाँ से मेरा बेटा यहाँ पे आ जाए, 9 लेफ्ट पे मूव करके ये 9 माइनस 40 बचा। अब इसके बेटा फैक्टर बनेंगे, गौर कीजिएगा, 3 एंड माइनस 40 मल्टीप्लाई किया, ये बना बेटा माइनस 120। मिड टर्म ब्रेक करने लगा हूँ तो मेरे पास ये दो फैक्टर बनते हैं। अच्छा, अब जब शुरू में कोफिशिएंट 3 हो तो कोशिश किया करो जो ये दो स्टेप्स हैं ये कर लिया करो। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे बेटा फोकस करना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। शुरू में जब कोफिशिएंट 1 हो एक्स स्क्वायर का और फैक्टर बन रहे हो, जैसे ये फैक्टर इसके बन रहे हैं, तो उन फैक्टर को डायरेक्ट वेरिएबल के साथ लिख लिया करो। लेकिन जब शुरू में फैक्टर 1 ना हो तो फिर ये दो स्टेप बनाया करो। मैं इसमें भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा डायरेक्ट इस जैसे स्टेप पर आने के लिए, मैं बाद में बताता हूँ। अच्छा, ये बेटा अब 3x प्लस 10 और x माइनस 4 ये दो अलग अलग फैक्टर बने, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये हमारा सोल्यूशन है। अब फर्ज कर लो कोई स्टूडेंट कहता है सर यहाँ पे भी हमें कोई ऐसी ट्रिक बताएं कि हम इन दो स्टेप्स की बजाय डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचे, तो मैं बेटा बता देता हूँ इसका भी। फर्ज कर लो जब ऐसी सिचुएशन आए और फैक्टर बन रहे हों तो जो फिर कोफिशिएंट है यहाँ पे उस कोफिशिएंट को इन फैक्टर्स पे डिवाइड कर लो। जब 1 कोफिशिएंट होता है तो फिर नहीं डिवाइड करना, डायरेक्ट लिख लेते हैं, लेकिन 1 के अलावा कोई भी अदर कोफिशिएंट है तो फिर उसको ये देखें बेटा ये डिवाइड कर लिया। अब मेरे ये फैक्टर हैं, यानी मेरे फैक्टर बन गए ये। अब देखो इनको मैं x के साथ डायरेक्ट लिखूंगा। अब आप देख लें, इनको अलग अलग 0 पुट कर लो, रूट्स वही मिलने हैं, वही x की वैल्यूज आनी है बेटा। x की वैल्यू 4 है और यहाँ से x की वैल्यू क्या है -10/3, दैट इज द। अगर आप चाहें इस जैसी ही फॉर्म बनाना चाहें तो जस्ट इसका एलसीएम ले लें, यहाँ पे बेटा 0 भी है, जस्ट आप इसका एलसीएम ले लें, यहाँ पे 0 है, एलसीएम लेना तो यही चीज़ बन जाएगी। ये देखें x माइनस 4, एलसीएम जस्ट इस फैक्टर कर लें 3x प्लस 10/3, ये 3 उधर मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ बन जानी है। यानी ये फॉर्म भी बना सकते हैं और इस फॉर्म की बजाय डायरेक्ट आप रूट्स भी बना सकते हैं, ये आपकी वैल्यू। तो बेटा अभी हम ये इस टाइप को मैं रिपीट करा लूँ, 11 और 6 भी इसी तरह से करें, लेकिन 11 और 6 9th 10th वाले मेथड से भी हो सकते हैं, फिर 5 टाइप्स होंगी, जैसे बेटा आपकी मर्ज़ी। हमने इनको लेट ए बी करके वापस इनमें पुट करना है, फिर हमेशा स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना है। एक वैल्यू मुझे a माइनस बी की मिलेगी तो दूसरी मुझे a प्लस, हमेशा ये वैल्यू यहाँ यूज़ हुआ करेगी।
चाहे a प्लस बी है चाहे a माइनस बी है। तो दो इस तरह की इक्वेशन बनेगी जिनमें दरमियान में साइन अपोजिट होगा। इनको हमेशा ऐड करें, a की वैल्यू मिलेगी, उस a को इसमें पुट कर, चाहे a निकाल लें चाहे b निकाल लें, तो a की वैल्यू पुट करके वापस उससे हमें रूट्स मिलेंगे। अब बेटा हम जो है कैलकुलेटर से एक्सटेनियस रूट निकालेंगे कि वैसे कैलकुलेटर के बगैर बड़ा लंबा काम हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेटर से हमारा पेपर में टाइम बचेगा। हम अब एक्सटेनियस रूट निकालने का मैं आपको तरीका, फ़र्ज़ कर लो मैं ये एग्ज़ाम्पल, चूँकि मुझे साथ सोल्यूशन भी बताना है, फिर उस क्वेश्चन पर भी हम आएंगे जो अभी हमने किया है। फ़र्ज़ कर लो ये एक सवाल है, ये सवाल टाइप 1 का है, ये आपकी एग्ज़ाम्पल 1 है, 4.3 से पहले एग्ज़ाम्पल 1 है। एग्ज़ाम्पल 1 टाइप 1 का सवाल है, कुछ हिस्सा अंडर रूट के अंदर और कुछ हिस्सा अंडर रूट के बाहर है। इस सारे को जब हमने उसी तरह से सॉल्व करना है तो ये 148 पेज पर बेटा इसका ये सलूशन है। ये मेरे पास इसके 4 रूट्स आए हैं, 2 ये हैं और 2 मेरा बेटा ये है। अब मुझे अमंग दीज 4 रूट्स मुझे ये देखना है कि विच वन इज़ एक्सटेनियस रूट। अब बुक वाला डायरेक्ट लिख दिया करता है ऑन चेकिंग या आफ्टर इंस्पेक्शन, आप लफ्ज़ लिखना आफ्टर इंस्पेक्शन वी फाइंड दैट दिस वन एंड दिस वन रूट इज़ एक्सटेनियस रूट। बाकी जो रूट्स होंगे उनको सोल्यूशन सेट में लिखना है। अच्छा, अब बुक वाला डायरेक्ट कर रहे हैं, हमने क्या करना है, अब हमने 4 बेटा मेरे पास रूट्स हैं, 1/3 -16/3 और बेटा फिर यहाँ पे है 0 एंड -5। अच्छा, अब मैं बेटा आपको समझाता हूँ। यहाँ पे बेटा ये मेरे पास मैंने कैलकुलेटर ऑन किया। बेटा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, मेरे पास पहला रूट जो है वो है 1/3। एग्जाम्पल 1 का सॉल्यूशन करने के बाद जो पहला रूट आया 1/3। अब बेटा कैलकुलेटर पे मैंने 1/3 वैल्यू बनानी है। हम 1 को प्रेस करेंगे, डिवाइडेड बाई 3। ये भी बटन 1/3 का है, A/B फॉर्म में है, लेकिन आप 1/3 डायरेक्ट सिंपल वे से चले। अब मैं इस वैल्यू को x असाइन करना चाहता हूँ कि दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x, और कैलकुलेटर में मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। ठीक है, ये बेटा शिफ्ट का बटन आपने प्रेस करना है, फिर ये RCL के नीचे स्टोर, STO स्टोर, बेसिकली मैं इस वैल्यू को स्टोर करना चाहता हूँ, RCL का बटन दबाया। अब मैं इस वैल्यू को स्टोर करके क्या नाम देना चाहता हूँ। याद रखें ये जो कैलकुलेटर के अंदर ये जो 5 बटन है, 1 2 3 4 5 6, इनके ऊपर लिखा हुआ है ABCDEF, और फिर इन 2 बटन्स पर 3 बटन पर लिखा हुआ है XYM। ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, ये 9 वैल्यूज़ मैं इस कैलकुलेटर में सेव कर सकता हूँ। मैं कैसे सेव कर सकता हूँ ये मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन आज जो मैंने वैल्यू सेव करनी है वो उसको मैंने x नाम देना है। A भी नाम दिया जा सकता है, B भी नाम दिया जा सकता है, C भी नाम दिया जा सकता है। जो भी वैल्यू सेम हमने स्टोर करनी है उसको हमने ABCD नाम से असाइन करना है। अच्छा, मैंने अब इसको x असाइन करना है, तो मैं हमेशा इनको x नाम दूंगा क्योंकि मेरे पास जो सवाल है उसमें x वेरिएबल है। तो मैंने अल्फ़ा को प्रेस करना है और फिर इस बटन को प्रेस करना है। तो देखो मेरे पास जो है ये, सॉरी मैंने पहले इसको स्टोर करना था, शिफ्ट स्टोर करना है, 1/3 शिफ्ट स्टोर x। अब ये देखो ये बेटा x के नाम से ये वैल्यू स्टोर होगी है, शिफ्ट स्टोर x। x नाम के वैल्यू से स्क्रीन पर 1/3 है, लेकिन 1/3 साथ एरो बना हुआ है, यानी कैलकुलेटर हमें ये मैसेज दे रहा है कि ये वैल्यू x के नाम से स्टोर होगी। अच्छा, अब मुझे ये वैल्यू गिवन क्वेश्चन में पुट करनी है। ठीक है, मैं ये AC का बटन प्रेस करूंगा। अब मैं गिवन इक्वेशन यहाँ पे कैलकुलेटर पे बनाऊंगा। मेरे पास ये जो गिवन इक्वेशन है ये बेटा यहाँ पे बेटा फोकस करें, 3x² + 15x, ये मैंने लेफ्ट साइड कैलकुलेटर पे बनानी है। अब कैसे बनानी है गौर करें। इसके लिए ये अल्फ़ा और ये वाला बटन x वाला गौर कीजिएगा। मुझे क्या है 3, पहले 3x² बनाना है, 3 प्रेस किया, अल्फ़ा का बटन प्रेस किया और ये x लिखा हुआ है, इस बटन को प्रेस करूंगा 3x। अब मुझे x पे पावर 2 बनानी है तो ये x² दबा दें, x 3 अल्फ़ा x फिर x²।
आगे क्या है, प्लस 1 5 15। अब x, जब भी x प्रेस बनाना है तो अल्फा को प्रेस करें और इस बटन को प्रेस करें, इसके साथ ये x लिखा हुआ है, अल्फा x, सॉरी ये मैंने अल्फा नहीं दबाया था, अल्फा x, ठीक हो गया। -2 के बाद अंडर रूट है, तो बेटा ये अंडर रूट को प्रेस किया। अब अंडर रूट के अंदर मुझे क्या लानी है, वैल्यू x स्क्वायर। जब भी x लाना है तो अल्फा ये, लेकिन स्क्वायर बनाना हो तो x बनाकर फिर x स्क्वायर को प्रेस कर दो, ऑटोमेटिकली x स्क्वायर बन जाएगा। प्लस अंडर रूट के अंदर 5x प्लस 1, लेफ्ट साइड बना ली। बेटा मेरे पास कैलकुलेटर में ऑलरेडी x की वैल्यू सेव है, इसमें मेमोरी में पड़ी हुई है। अब जैसे ही मैं ये इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड बनाने के बाद जैसे ही मैं अब इक्वल का साइन प्रेस करूंगा तो कैलकुलेटर वो वैल्यू ऑलरेडी जो इसने अपने अंदर स्टोर की है वो इसमें पुट कर देगा, इसके अंदर वो वैल्यू प्लग इन कर देगा और हमें ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट देगा। हम वो वैल्यू देखेंगे कि वो वैल्यू एक्सटेनियस रूट है या नहीं है, अभी हम रिजल्ट के बाद डिसाइड करेंगे। प्रेस किया, अब उसने सारे अपने अंदर कैलकुलेशन करके मुझे लेफ्ट साइड का आंसर 2 दिया, जबकि वापस आए यहाँ पे उसका आंसर इक्वेशन का भी राइट साइड का 2 है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। इट मीन ये वाली जो वैल्यू है 1/3 ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई, लिहाजा ये एक्सटेनियस रूट नहीं है, ये हमारा एक्चुअल रूट है। वो वैल्यू जो सेटिस्फाई करेगी, जो ट्रू करेगी वो रूट होगा, जो सेटिस्फाई नहीं करेगी वो एक्सटेनियस रूट। अच्छा, अब आपने बेटा क्या करना है, आपने अब AC का बटन दबाना है, ठीक है। अब मेरे पास वो इक्वेशन भी सेव है जो थोड़ी देर पहले मैंने बनाई है, AC का बटन दबाया, वो मेरे पास इक्वेशन सेव है। ये जो रीप्ले वाला बटन है ना, मैंने इसको बाद में वो इक्वेशन दोबारा लेकर आनी है। अच्छा, अब अगला रूट देखें उसी एग्जाम्पल का, नेक्स्ट रूट है बेटा -16/3। अच्छा, मैंने अब ये रूट बनाना है, गौर कीजिएगा। अच्छा, माइनस, चाहे इस बटन से माइनस बना लें चाहे इस बटन से, -16 डिवाइडेड बाई 3, चाहे इक्वल दबाएं या ना दबाएं, शिफ्ट स्टोर x। अब मेरे पास कैलकुलेटर की स्क्रीन पर देखें ये वैल्यू x के नाम से स्टोर हो गई है। कैलकुलेटर ने अब ये वैल्यू अपने अंदर स्टोर कर ली, ठीक है। अब मैं इस बटन को, जो ये AC का बटन अब नहीं दबाना, जब भी आप वैल्यू स्टोर करेंगे सिर्फ पहली वैल्यू स्टोर करने के बाद AC का बटन दबाकर इक्वेशन बनाई, लेकिन अब हमने दोबारा जब भी वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके बाद इक्वेशन लाने के लिए AC का बटन नहीं दबाना, ये रीप्ले का बटन दबाना है। रीप्ले में वो वैल्यू दोबारा शो हो जाएगी। रीप्ले के साथ वो इक्वेशन भी आई है और नीचे 2 भी आया है, ये लास्ट रीप्ले हमें दे रहा है, लेकिन 2 से परेशान नहीं होना। मैं जैसे ही इक्वल का बटन दबाऊंगा, प्रेस करूंगा, इसके अंदर -16/3 ऑटोमेटिकली पुट होगा। अब पुट करने के बाद रिजल्ट अगेन 2 आया है, इट मीन -16/3, क्योंकि 2 लेफ्ट साइड का आंसर आया है, राइट साइड भी 2 है, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड किसके साथ, -16 के साथ हो गया, लिहाजा -16 भी हमारा -16/3 भी रूट है। एक लम्हे के लिए बेटा यहाँ पे जूम करना, आप देखें 148 पेज पर ये 2 वैल्यू सोल्यूशन सेट में आई हैं, जबकि अगली 2 वैल्यू हमारी सोल्यूशन सेट में नहीं आएंगी। अभी देखना वो एक्सटेनियस रूट बनेंगे। मैंने अभी x = 0 स्टोर करना है और फिर उसको रिप्ले करके गिवन एक्सप्रेशन में पुट करना है। अब आएँ जी, आपने क्या करना है, फिर बेटा AC का बटन दबाया, जब भी नई वैल्यू स्टोर करनी है AC का बटन पहले दबाना है, ठीक है। ऑन का बटन नहीं दबाना है, AC का। ऑन करेंगे तो वो इक्वेशन हमारी जो हमने स्टोर की हुई है लेफ्ट साइड पर वो वैनिश हो जाएगी, फिर हमें दोबारा वो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, पेपर में टाइम ज़ाया होगा। अब अगली वैल्यू मैं पहले चलो -5 लेता हूँ, -5 शिफ्ट स्टोर x। अब कैलकुलेटर ने अपने अंदर ये वैल्यू x के नाम से स्टोर कर ली। अब मुझे AC का बटन नहीं दबाना, ठीक है। अब मुझे जो है वो वैल्यू जो है स्टोर की है, जैसे ही वैल्यू स्टोर करेंगे तो रिप्ले का बटन दबाना है।
एसी का बटन दबा बैठेंगे, सिर्फ फर्स्ट टाइम आप एसी का बटन, कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं फर्स्ट टाइम एसी का बटन दबाएं और इक्वेशन बनाएं, लेकिन आगे जब जब आप वैल्यू स्टोर करेंगे तो उसके बाद पहले एसी का बटन नहीं दबाना, आपने पहले रीप्ले का बटन दबाना। रीप्ले हुई वो वैल्यू, अब इसके अंदर x-1 जैसे मैं इक्वल, हर बार 2 आएगा वो पहले वाली वैल्यू जो है वो रीप्ले देगा, तो टेंशन नहीं लेनी। अब उसने अपने अंदर -5 पुट करके आउटपुट हमें -2 दिया, रिजल्ट हमें -2 दिया है, जबकि राइट हैंड साइड क्या है 2 है। सो ये तो फॉल्स है स्टेटमेंट, सो दैट्स वाई ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इट मीन ये एक्सट्रेनियस रूट है। अब फिर एसी का बटन दबाएं, नेक्स्ट वैल्यू स्टोर करनी है 0 शिफ्ट स्टोर x, ये मेरे पास x आ गया। अब मुझे यही वैल्यू जो है, अब एसी नहीं बनाना, वही यही वैल्यू मुझे रिप्ले में जाना है, ठीक है। -2 से आप टेंशन न लें, वो लास्ट रिप्ले हमें कराया करता है हमेशा। इक्वल करेंगे, ये अगेन जो है मेरे पास -2 आ गया, लिहाजा ये भी वैल्यू उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। सो ओनली द वैल्यू कौन सी 1/3 -16/3। अच्छा, अब आए बेटा, ये जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है मैं इसी, अच्छा बेटा ये भी इक्वेशन है, लेफ्ट साइड पे 13 है, आपने बेटा इसके 2 रूट्स आए, एक रूट मेरे पास बेटा आया है यहाँ पे आए, एक रूट आया 4, एक रूट आया -10/3। मैंने ये दोनों रूट्स कैलकुलेटर से चेक करने, ठीक है। अब क्या है, बिल्कुल उसी तरह से शिफ्ट स्टोर करके मैं ये वैल्यू x को असाइन करूँगा, शिफ्ट स्टोर और x वाला बटन, ये वैल्यू मेरे पास असाइन होगी, एसी का बटन दबाऊंगा, फर्स्ट टाइम एसी का बटन दबाना है शिफ्ट स्टोर के बाद, फिर इक्वेशन बनानी है, बट इक्वेशन कौन सी बनानी है, लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वेशन बनानी है अंडर रूट के अंदर, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम होगा, जो क्वेरी सेक्शन है मेरा, मैडम फौजिया लेंगी, वो आपको ये चीज़ जो है उनसे पूछ लीजिएगा, वो इंशाल्लाह गाइड कर देंगी। ये वैल्यू हमारे पास बनी, इसमें अब आपने वो वैल्यू पुट करनी और चेक करना है, फिर इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू स्टोर करनी और चेक करना है। आखिरी मेरी बात आज के लेक्चर में, अगर राइट साइड पर बेटा वेरिएबल भी आ जाए, राइट साइड पर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी आ जाए, तो फिर बेटा 2 बातें, हम जब राइट साइड पे कांस्टेंट होगा उस वक्त तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, लेकिन अगर राइट साइड पे कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी पड़ा है, एक्स वाली टर्म भी पड़ी है, तो सारी एक्स वाली टर्म को जब हम कैलकुलेटर से एक्सट्रेनियस रूट चेक करेंगे तो एक्स वाली वेरिएबल वाली वैल्यू लेफ्ट पर लाएंगे, और फिर उसमें हम जो है ये सिर्फ उस वक्त काम करना है जब एक्सट्रेनियस रूट चेक करना है, राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट पर लाएं, वेरिएबल वाली वैल्यू, और उसमें आप फिर एक्सप्रेशन में बिल्कुल यही प्रोसेस करें, या तो यूं कर लें या फिर लेफ्ट साइड अलग बनाएं, राइट साइड वाला एक्सप्रेशन अलग बनाएं जिसमें वेरिएबल है, तो दोनों एक्सप्रेशन में x की वैल्यू पुट करें, लेकिन वो लेंथ ही हो जाएगा, जब भी राइट साइड पर वेरिएबल है तो उसको लेफ्ट साइड पर लाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को डिस्कस करेंगे, वो एक्सरसाइज भी मैं कराऊंगा, उसके बाद इंशाल्लाह हमारे बाकी जो हमारे डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं वो आपके साथ इंट्रोड्यूस होंगे। अल्लाह हाफिज़।